हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मैथ यानी कि गणित। जितने भी 2011 से 2024 तक सीटेट के एग्ज़ाम में ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है, सब हम लोग प्रीवियस ईयर के माध्यम से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल देरी नहीं करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12,000 प्लस 1,300 प्लस 2 10 बराबर है। क्वेश्चन में ऐसे भी दिया रहेगा कि 12,000 प्लस 13 सैकड़ा प्लस 2 दहाई बराबर है। तो आप लोग को बस कॉमन सेंस यूज करना है। तो देखिए 12,000, तो 12,000 कर दीजिए, 11 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 12,000 हो गया। और प्लस दिया है 1,300, या 13 सैकड़ा देगा या 1,300 रहेगा, तो 1,300 कर दीजिए। और प्लस कर दीजिए 2 10, यानी कि 2 और 10 कह रहा है, तो आप 10 से गुणा करेंगे, यानी कि 2 10 हो गया, यानी कि 10 दूना के 20। देखिए 2 दहाई, तो इकाई दहाई करेगा तो 20 हो जाएगा, तो वही 10 दहाई है। बस इतना याद रखेगा। जैसे कि मान लीजिए गुड़, आप लोग कहें कि इसमें गुणा कैसे कर दिए, तो अब बता रहा हूँ। देखिए 12,000 है, तो 12 गुणे 1,000 गुणा करेंगे तो 12,000 होगा, वही दिया है। 1,300 है, तो यहाँ पे देखिए जब 1,300 है तो 13 गुणे 100 करेंगे तो 1,300 हुआ, वही हुआ। फिर यहाँ पे देखिए 2 10 है, तो 2 गुणे 10 यानी कि 10 दूना के 20 हुआ। तो बस इन्हीं को आप लोग जब जोड़ देंगे तो उत्तर निकल कर आएगा 13,320। 12,000 यानी कि 1,300 और 2 दहाई यानी कि 20, जब जोड़ेंगे तो 13,320, यही हमारा आंसर निकल कर आएगा। ये सब प्रीवियस ईयर एग्जामों में ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है। हम अपने मन से एक भी प्रश्न लेकर नहीं आए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। 1 करोड़ है, तो देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन में मिलियन, बिलियन और विलियन है। तो अब देखिए आप लोग जब इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते हैं, तो आप लोग, हम इंस्टाग्राम फेसबुक इसलिए बोले हैं कि यहाँ से आप लोग ज़्यादा कोरिलेट कर लेंगे। क्योंकि मैथमेटिक्स क्या होती है, मैथमेटिक्स इज ए रियल सब्जेक्ट, यानी कि आप लोग के वास्तविक दैनिक जीवन से कोरिलेट करेंगे तो आप लोग को मैथ बहुत ही शानदार जानदार तरीके से समझ में आएगा। तो आप इंस्टाग्राम फेसबुक सोशल मीडिया चलाते होंगे, तो आप लोग को पता होगा कि 1 मिलियन, अरे इसका 1 मिलियन फॉलोअर हो गया, तो 1 मिलियन में कितने लाख होंगे। तो जाहिर सी बात है, तो 1 मिलियन में आपका होगा 10 लाख। कितना? 10 लाख। तो अब देखिए 1 करोड़, 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ जब है तो 1 करोड़ यानी कि 100 लाख, 100 लाख को 1 करोड़ कहते हैं। तो देखिए 10 लाख जब 1 मिलियन है, तो 10 दहा में 100, 10 दहा में 100, तो 100 लाख, तो 10 फिर 10 में इसमें गुणाएंगे 10 मिलियन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो बता रहे हैं। देखिए 1 करोड़ में हो गया 100 लाख, 100 लाख हो गया। अब 100 लाख को हमको भाग देना है मिलियन में। तो अब बताइए 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख होता है। तो 10 लाख होता है 1 मिलियन में, तो मिलियन बदलने के लिए गुणा करेंगे तो 10 मिलियन हो जाएगा। तो वही मेरा ऑप्शन कितना हुआ? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन दशमलव की अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उचित है? तो दशमलव की अवधारणा को समझाने के लिए कौन सी सबसे उचित है? क्या संख्या चार्ट है, या डायनिस ब्लॉक्स है, या टेलर का गिनतारा है, या ग्राफ पेपर है? तो ऑप्शन नंबर हम लोग 3 लाख करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बी और डी हमारा सत्य हो जाएगा। बी और डी, डायनिक्स ब्लॉक्स और ग्राफ पेपर। तो डायनिक्स ब्लॉक्स पे क्या होता है? ये बेस 10 ब्लॉक के रूप में भी जाना जाता है, और ये भौतिक को जोड़ तोड़ है, जो छात्रों को दशमलव सहित स्थानीय मान की भी दर्शाता है। कौन? डायनिक्स ब्लॉक। और ग्राफ पेपर जो है, ये ग्रिड के हिस्सों का छायांकित करके छात्र संपूर्ण, जो ग्रिड ऐसे ऐसे होता है दोस्तों, वही उसी का हिस्सा होता है। तो इसी पे छात्र क्या करते हैं,
अपना ये छायांकित करके संपूर्ण भिन्नात्मक भागों को भी देख सकते हैं इस पर और दशमलव को भी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी और डी सत्य हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, निम्नलिखित में से किस अक्षर की कोई सममिति रेखा नहीं है? सममिति रेखा उसे कहते हैं जो सेम बराबर भागों में बांट दे या काट दे और सेम उसका जो पहला भाग होगा दूसरा भाग जो काटेगा सेम दोनों एक ही बराबर होगा। जैसे कि मान लीजिए एक्स को सममिति रेखा अगर ऐसे हम काट रहे हैं तो ऊपर का वैसे ही सेम भाग है, नीचे का भी यही सेम भाग है। तो जब सेम सेम रहेगा एक बीचों बीच में काटने के बाद भी तो वही सममिति रेखा कहलाता है। जैसे कि एक्स को अगर बीच से भी काट दे तो सेम इधर भी रहेगा और सेम वैसे भी ऐसे रहेगा। तो ए को देख लेते हैं। ए को जब ऐसे है तो अब बताइए, अब ए को ऐसे ही काट दिए तो अब क्या कहलाएगा? क्या जो नीचे सेम ऊपर है, क्या नीचे सेम नीचे है? बताइए आप लोग। नहीं है तो एक बार बीच से काट के देखते हैं। तो देखिए बीच से काट रहे हैं, बीच से जब काटेंगे तो देखिए सेम ऐसे ही इधर भी है और सेम ऐसे भी है। आप लोग को पता चला जैसे कि ये ए है बीच में, अब बीचों बीच से काट रहे हैं तो सेम बायां दायां सेम बराबर हो जाएगा। तो ये भी क्या है? सममिति रेखा है। एम को देख लेते हैं। जब एम को ऐसे काटेंगे बीचों बीच से तो वैसे ही होगा, एकदम सेम ऐसे ही बीचों बीच से काट रहे हैं। देखिए लेफ्ट राइट सेम बराबर है तो ये भी सममिति रेखा है। अब एल को देखिए, यहाँ पे पूछा है नहीं है, क्या नहीं है? सममिति रेखा नहीं है। तो जब एल को ऐसे है तो एल को बीचों बीच से काटिए तो देखिए ये इसका ऐसे है और नीचे का भाग ऐसे है, सममिति है, इधर नहीं है। तो अब चलते हैं ऐसे काटते हैं। अब ऐसे बीचों बीच से काटेंगे तो कहाँ होगा? देखिए, तो यानी कि सममिति रेखा नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा लॉक हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। किसी सप्ताह में एक दंत चिकित्सालय में मरीजों की संख्या इस प्रकार थी। सोमवार में मरीजों की संख्या 25, मंगलवार में मरीजों की संख्या 38, बुधवार में मरीजों की संख्या 45 और बृहस्पतिवार में मरीजों की संख्या 18, शुक्रवार में मरीजों की संख्या कितनी है? 36 है और शनिवार में मरीजों की संख्या इतनी है। मतलब ऐसे ऐसे लोग इतने मरीजों की संख्या हो रही थी हर दिन अलग अलग। अब देखते हैं क्या कहता है। इस तालिका के आधार पे गलत कथन को चुनिए। तो इसमें से गलत कथन को चुनना है तो देख लेते हैं। पहला क्या है? मरीजों की कुल संख्या 200 थी। तो अब मरीजों की कुल संख्या 200 थी। अब 25, 38, 45, 18, 36, 39 इन सबको आप लोग जब जोड़ेंगे तो इनका कुल योग निकल कर आएगा 201। एक बार 25, 38, 45, 18, 36 और 39 जोड़िए। 5, 8, 5, 13, 13, 5, 18, 18, 24, 2, 26, 26, 32 अब 32, 9, 41। तो 41 को एक हुआ, हाथ में लगा 4 हासिल। अब इधर का जोड़िए 2, 3, 2, 5, 5, 4, 9, 9, 1, 10, 10, 3, 13, 13, 3, 14, 15, 16 और 16, 4, 20 ये हासिल जो है तो 20। तो 201 निकल कर आ रहा है। लेकिन इसमें दिया क्या है कि मरीजों की कुल संख्या 200 थी। तो यानी कि पहले ही मेरा ऑप्शन मिल गया गलत, क्योंकि गलत ही खोजना था। तो 2 और 3 और चौथा ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है, जो आप लोग को लिए भी मजा आ जाएगा, क्योंकि इससे आप लोग की सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी जब आप लोग ये भी ऑप्शन देखेंगे। तो आंकड़ों का परिसर 27 है। तो परिसर होता क्या है? तो परिसर की गणना जो उच्चतम होता है और जो निम्नतम संख्या होती है उन दोनों के बीच के अंतर को परिसर कहते हैं। तो सबसे बड़ा संख्या इसमें कौन है? तो सबसे बड़ा संख्या इसमें 45 है। तो 45 यहाँ पे लिख लेते हैं। और सबसे छोटा यहाँ पे कौन सा है? 18 है। तो इन दोनों का जब हम लोग माइनस करेंगे 45 में से जब 18 जाएगा तो 27 निकल कर आएगा। तो 27 है, यानी कि ये सही है। तो हमें क्या खोजना था? गलत तो पहले ही ऑप्शन मिल गया है। अब देखते हैं, अधिकतर दिनों में मरीजों की संख्या 30 से अधिक थी। मतलब ये दिया है कि अधिकतर जो ये संख्या है उनमें से ज़्यादातर 30 से अधिक है। तो
तो पहला में देखिए 30 से तो कम है तो इसको छोड़ दीजिए 1 में। अब देखिए 30 से अधिक 38 में भी है, 30 से अधिक 45 में भी है, 18 एक और मिल गया, 30 से अधिक 36 में है, 30 से अधिक। तो यानी कि सिर्फ 2 ऐसी संख्या है जो 30 से कम है और 4 ऐसी संख्या है जो 30 से अधिक है। तो वही कहा गया कि अधिकतर दिनों में मरीजों की संख्या 30 से अधिक है। जब 3 से अधिक आ गया तो यानी आधा से ज़्यादा आ गया तो ये भी सत्य है। सोमवार और बुधवार को मरीजों की संख्या का अंतर 20 है। तो सोमवार कितना है देख लेते हैं, सोमवार 25 है, ठीक। अब कितना दिया है, बुधवार 45 है, तो इन दोनों का अंतर कितना निकल कर आया, इन दोनों का अंतर आप लोग का निकल कर आ गया 20। तो 20 देखिए है क्या इसमें, यानी कि 20 इसमें भी ये सही है। तो पहला ऑप्शन हमारा सत्य हो जाएगा क्योंकि गलत का गलत पूछा था, क्योंकि सभी संख्याओं को जोड़ने पे 200 आ रहा है लेकिन यहाँ पे 201 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में 200 दिया है तो इसलिए ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किन भारतीय गणितज्ञों को संख्यात्मक विश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। किसे संस्थापक के रूप में जाना जाता है, क्या रामानुजन को, या भास्कराचार्य को, या वराहमिहिर को, या आर्यभट्ट को। तो देख लेते हैं कौन सा सही है। देखिए पहला में पहला और चौथा है, दूसरा में पहला और तीसरा है, तीसरा में दूसरा और चौथा है, चौथा में दूसरा और तीसरा है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग 2 लाख कर देंगे, पहला और तीसरा। कौन सा हो जाएगा, पहला और तीसरा लाख हो जाएगा, रामानुजन और वराहमिहिर। देखिए रामानुजन जो है इन्होंने गणितीय विश्लेषण में क्या किए हैं, विशेषकर संख्या सिद्धांत के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कौन, रामानुजन ने। और वराहमिहिर क्या किए हैं, जो उन क्षेत्रों में जिन्होंने जो संख्यात्मक तरीकों और गणनाओं से संबंधित होती है, जैसे कि मान लीजिए गणित हुआ, अंकगणित हुआ, त्रिकोणमिति हुआ, ये वराहमिहिर की है। तो रामानुजन और वराहमिहिर, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट हो जाएगा, पहला और तीसरा दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। देखिए संख्याओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, देखिए यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया है, देख लेते हैं कौन कौन ऑप्शन दिया है। सभी धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या है। देखिए सभी धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें धनात्मक पूर्णांक जैसे मान लीजिए 1 2 3 डाटा डाटा तो आ गया, पूर्ण संख्या का एक उपसमूह होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जहाँ तक चल जाएंगे, ये पूर्ण संख्या का एक समूह होता है। लेकिन यहाँ पे सभी धनात्मक पूर्णांक पूछा है, लेकिन जिसमें सभी गैर ऋणात्मक पूर्णांक भी शामिल होते हैं, किसमें, पूर्णांक संख्याओं में। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब तो यहाँ पे पूछा है कौन सा कथन सत्य है, तो पहला तो ए हमारा असत्य निकल गया। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, बिल्कुल सत्य, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, क्योंकि गैर ऋणात्मक संख्या भी और ऋणात्मक संख्या भी आती हैं, तो दोनों क्या है, पूर्णांक संख्या है। 0 1 2 3 4 5 फिर -3 4 5 6 ये सब क्या है, पूर्णांक है, तो ये सत्य हो जाएगी। सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होती हैं, ये भी सत्य है। सभी अपरिमेय संख्या भी वास्तविक होती हैं, बिल्कुल। तो हमारा देख लेते हैं BCD हमारा सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। मुख्य उपागम जिसकी सलाह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गणित की शिक्षण अधिगम को लेकर की गई है वह है, यानी कि NCF 2005 के अनुसार ये क्या कहा गया है वही हम लोग को देखना है। तो चलते देखते हैं, रचनात्मकतावाद, शिक्षावाद, उपयोगितावाद, व्यवहारवाद। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, रचनात्मकतावाद होगा, ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि NCF 2005 क्या, NCF 2005 के अनुसार रचनात्मकतावादी शिक्षण विधियों का समर्थन करता है। किसका, रचनात्मकतावादी की शिक्षण विधियों का समर्थन करता है,
जहां छात्रों को क्या होता है, गतिविधियों, अन्वेषण, अन्वेषण मतलब खोज स्वयं से, और उनके साथियों और शिक्षकों के साथ बातचीत के माध्यम से अपनी गणितीय समझ विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये कौन कहता है? एनसीएफ 2005 कहता है। तो रचनात्मकतावाद हमारा भर के पॉजिटिव होगा, तो यही हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए समीकरण पढ़ाते समय, क्या समीकरण पढ़ाते समय शिक्षिका अद्वितीय हल वाले रैखिक समीकरण की अवधारणा को समझाती हैं। वह आगे पूछती हैं, अगर हल दिया गया हो तो आप कितने समीकरण बना सकते हैं? तो सही विकल्प चुने। तो देखिए, अगर जब हल दे दिया गया, जैसे कि मान लीजिए आप देखते होंगे कि दिया है कि अगर मान लीजिए x बराबर a दे दिया है, या दिया है क्वेश्चन दिया है कि समीकरण ये है, और क्वेश्चन में दे देता है कि x बराबर ये, x बराबर फलाने, या x बराबर 4, x बराबर 5, तो थोड़ा सा आप लोग को एक समाधान मिल जाती है। तो यही है कि हमें जब पता करना है कि x बराबर a समाधान जब है, तो विभिन्न समीकरणों a और b को बदलकर आपस में हम लोग क्या करते हैं, उस समीकरण को संतुष्टि करते हैं। जैसे कि मान लीजिए x माइनस 5 बराबर 0 हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, x बराबर यही x बराबर 5 या x बराबर दे दिया a, तो x माइनस 5 दे दिया, तो x बराबर 0। 2x माइनस 10 बराबर 0 कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, है कि नहीं? यहाँ से 2 से गुणा करेंगे। अब यहाँ से x बराबर मान लीजिए यही a है, हम कहें कि मान लीजिए समाधान दे दिया है, कोई हल दे दिया है, तो x माइनस a कर दिए, x माइनस a। अब इसको गुणा कर देंगे 2 से, तो 2x माइनस 2a हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। सब समीकरण बनता चला जाएगा। 3 से करेंगे 3x माइनस 3a हो जाएगा, तो समीकरण बनता चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कई समीकरण बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 2 स्तंभ दिए गए हैं, क्या यहाँ पे 2 स्तंभ दिए गए हैं, श्यामपट्ट का एक फलक और स्तंभ सेकंड है, एक रेखा, एक अंत बिंदु, एक किरण के, एक तल का, एक भाग। सब इसमें मिलाना है कि कौन सा सत्य है, ऑप्शन खोजना है। तो देखिए अब हम बता रहे हैं, श्यामपट्ट का एक फलक। तो देखिए श्यामपट्ट का एक फलक जब हम लोग खोजेंगे तो कहाँ मिलेगा, ए का तीसरा। तो ए का जब तीसरा मिल रहा है, एक तल का एक भाग निरूपित करता है, बिल्कुल सत्य। जो फलक वाली भाग होती है, एक तल का एक भाग निरूपित करती है। जैसे कि मान लीजिए ये हम बना रहे हैं, ये हम बना दिए, तो नीचे का जो ये होता है तल, यही तल कहलाता है, यही फलक कहलाता है। तो वही कहा गया है कि एक तल का एक भाग निरूपित करता है, कौन, फलक। तो पहले का ए का तीसरा, तो जब ए का तीसरा मिल गया तो हम लोग देखेंगे ए का तीसरा किस में है। तो पहला दूसरा ऑप्शन में नहीं है, तो पहला दूसरा तो कट गया, तो तीसरा और चौथा में है। तो अब देखते हैं हम लोग एक रेखा। तो जब एक रेखा है, तो एक रेखा क्या है, 2 अंत बिंदु होते हैं, नहीं। एक अंत बिंदु होते हैं, नहीं। कि निश्चित लंबाई नहीं होती, बिल्कुल एक रेखा की निश्चित लंबाई नहीं होती है, चली जाती है। क्या होती है, एक रेखा की निश्चित लंबाई नहीं होती है, यानी कि दूसरा का हमारा चौथा मिल गया, तो यानी कि ये भी कट गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 राइट हो जाएगा। सी देख लेते हैं, सी एक किरण के एक अंत बिंदु है, बिल्कुल सत्य है। जो एक किरण है, यहाँ से एक किरण है, यहाँ से निकलेगा तो एक अंत बिंदु तक जाएगा, कौन, एक किरण के। एक रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं, बिल्कुल सत्य। एक रेखाखंड हो गया, ए यहाँ पे हो गया, एक बी हो गया। तो जब एक रेखाखंड के कितने बिंदु होंगे, 2 ए और बी। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 7 स्टार 2 गुणे 123 बराबर इतना दिया है, ठीक, और का मान 496 है, तो स्टार का मान क्या होगा। तो यहाँ पे स्टार का मान क्या होगा देख लेते हैं। तो देखिए इतना का मान दे दिया, तो पहले हम इसको हल कर रहे हैं, ठीक। इसका जितना मान है 496 है,
तो स्टार का मान पूछ रहा है। ठीक, तो अब देखिए 7 स्टार 2 गुणे 123 बराबर 92496। तो पक्षांतर करेंगे तो ये 123 इसके नीचे आ जाएगा 92,496 के, तो डायरेक्ट लिख ले रहे हैं 92,496 के नीचे 123 आ जाएगा। जब 23 आएगा 7 स्टार 2 बराबर इतना आ गया। तो जब ये काटेंगे इसको, तो जब काटेंगे तो कितना आएगा, जब काटेंगे तो 752 आएगा। 7 स्टार 2 बराबर यहाँ पे काटेंगे तो 752 आएगा। अब आप लोग कहेंगे कि सर 496 ये क्या है, तो हम बता दें कि यही दिया गया है, यहाँ पर दे दिया है गलती से, तो वही है क्वेश्चन, यही है, सेम यही है, इससे कोई लेना देना नहीं है। बस इसका मान पूछा है कि जब 7 स्टार 2 बराबर इसको जब काटे हैं 123 से इसको, तो 752 जब निकल कर आया है तो यहाँ पे कौन सा संख्या होगा, तो यहाँ पे यही 5 संख्या होगी। तो 5 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट हो जाएगा 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस ईमानदारी के साथ आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए, उसके बाद हर एक प्रश्न को हम लोग मोए बना देंगे। जितने ये हम क्वेश्चन लेकर आए हैं सब प्रीवियस ईयर एग्जामों में ये ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है। तो देखिए ये क्या कह रहा है, सौम्या ने 13 जनवरी 1992 को नौकरी करना आरंभ किया और 31 मार्च 2023 को उसने सेवानिवृत्त ले ली। उसकी नौकरी की अवधि थी। तो देखिए क्या है, जब बड़ी संख्या दी रहेगी, ठीक, 1923 से बड़ी संख्या 2023 है, तो इसी से घटाएंगे, उल्टा क्रम में घटाएंगे। देखिए पहले 2023 लिखेंगे यहाँ पर, फिर उसके बाद 3 लिखेंगे, उसके बाद 31 लिखेंगे। अब ये आ जाइए 1992 यहाँ पे लिखेंगे, 1992, फिर 1 लिखेंगे, उसके बाद से 13। अब जब आप घटाइए, देखिए 1 में से 3 जाएगा नहीं, इसमें से हासिल लेंगे तो 11 में से 3 गया 8, 2 में से 1 गया 1, 18 निकल कर आ गया। अब यहाँ पे 3 में से 1 गया 2, अब इसका 3 में से 2 गया 1, अब इस 2 में से 9 नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे, 12 में से 9 गया 3, और ये सब कट पिट जाएगा क्योंकि बराबर हो गया सब। तो 31 साल 2 महीना 18 दिन कहाँ है, 31 साल 2 महीना 18 दिन किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट हो जाएगा, 31 साल 2 महीना और 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गणित की कक्षा में विद्यार्थियों में वैयक्तिक भिन्नता की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आकलन तकनीक उपयुक्त नहीं होगी। तो यहाँ पे पूछा है कि नहीं होगी क्या समकक्षी आकलन। देखिए वैयक्तिक की बात कर रहा है तो यहाँ पे योगात्मक आकलन निगेटिव होता है, क्योंकि ये क्या होता है, इकाई के अंत के मूल्यांकन के रूप में योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है, इसलिए इसको ज़्यादा सही नहीं माना गया है। अगर यहाँ पे रचनात्मक आकलन होता, देखिए यहाँ पे रचनात्मक, समकक्षी, नैदानिक, ये सब क्या, ये पॉजिटिव है। जब हम पेडागोजी पढ़ाएंगे पॉजिटिव निगेटिव, तो एक एक वर्ड्स, एक एक कीवर्ड्स आप लोग को बताएंगे, जो आप लोग सीटेट के एग्जाम में हर प्रश्नों को आप लोग मोए बना देंगे। तो चलते हैं, इसका 2 सही हो जाएगा, नहीं है योगात्मक आकलन, यानी कि समेटिव असेसमेंट कहलाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कक्षा 2 के विद्यार्थी यानी कि कक्षा 2 के अधिगमकर्ताओं के लिए, किसके लिए, अधिगमकर्ताओं के लिए आधारभूत संक्रियाओं में अभिकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है, इसमें अब ऑप्शन देख लेते हैं। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कौन सा सही है। तो देखिए इसमें बच्चे की अनौपचारिक कार्य नीतियों को विकसित करने की क्षमता समाकलित है। क्या है, अनौपचारिक कार्य नीतियों की। तो अनौपचारिक कार्य नीतियों में क्या होता है, इसमें रणनीतियों जैसे जोड़ तोड़ या मानसिक गणितीय तकनीकों का उपयोग करने पे केंद्रित होता है। तो यानी कि ये हमारा तो सत्य हो गया।
अब बी देख लेते हैं, इसमें बच्चे की अनुमान लगाने की क्षमता समाकलित है। बिल्कुल, जब तक आप अनुमान नहीं लगाएंगे तब तक आप मैथ कैसे हल करेंगे, जोड़ तोड़ कैसे करेंगे। तो ये भी सत्य हो गया, बी भी हमारा। अब देखिए, अब जाहिर सी बात है ए बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग जब मिल गया तो यही लॉक कर देंगे, क्योंकि और तो सी कोई ऑप्शन में है नहीं। तो सी भी देख लेते हैं। इसमें किसमें, इसमें बड़ी संख्याओं के साथ परिकलन करने की बच्चे की क्षमता समान। बड़ी संख्याओं के साथ कैसे, इसमें दिया गया है कि कक्षा 2 के अधिगमकर्ताओं के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा पहला लॉक हो जाएगा, ए और बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गणित कक्षा में शिक्षक भिन्न भिन्न कोणों की अवधारणा को समझाता या समझाती है, उसे यह अनुभूति होती है कि कैंची डैश को समझाने के लिए सर्वोत्तम उदाहरण है। तो सर्वोत्तम कैंची, तो कैंची कैसे होती है, कैंची तो ऐसे होगी, जैसे भी बनेगी ऐसे ही होगी ना, ऐसे होगी। ठीक, तो कैंची देखिए बन गया, ऐसे हो गया। तो अब देखते हैं हम लोग शीर्षाभिमुख कोण या कोणों का रैखिक युगल या संगत कोण या एकांतर कोण। तो यहां पे सही कौन सा होगा, तो ए और बी दोनों सही होंगे, शीर्षाभिमुख कोण और कोणों का रैखिक युगल। क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण माने जब कैंची खोली जाती है तो क्रॉसिंग ब्लेड, जैसे कि ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये देखिए ये कैंची हो गया, चाहे नीचे होगा, ये नीचे होगा, कैसे ऐसे बनेगा, मान लीजिए जो भी ऐसे बन रहा है, ठीक है। उसके बाद शीर्षाभिमुख देखिए, जब कैंची आप खोल दिए तो क्रॉसिंग जो ये ब्लेड होती है, ये क्रॉसिंग जो इसकी ब्लेड होती है, क्रॉसिंग यहाँ पे होती है, तो दो रेखाएं आपस में काटती हैं तो एक दूसरे के विपरीत होती है, यही क्या कहलाती है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाती है। तो ये तो सत्य हो गया। अब कोणों का रैखिक युगल, अब देखिए कैंची के ब्लेड भी एक रेखीय युग्म होते हैं, कैसे, जब, क्योंकि इन कोणों को असामान्य पक्ष एक सीधी रेखा बनाती है। जब कैंची खोले थे देखिए सीधी रेखा बनाएंगी, जब कैंची को बंद करेंगे तो एकदम सीधी रेखा होगी ना, ऐसे सीधी रेखा भी क्या एक कोण बनाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए और बी दोनों सत्य हो जाएंगे। तो ए बी किस में है, तो ए बी ऑप्शन नंबर दूसरा में है, तो राख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए इतना को इतना बराबर है, मान लीजिए, अब हम बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे दिया है 10 भागे दिया है 5 -1, क्योंकि हम बता रहे हैं इसका सेम रूप ऐसे बता रहे हैं कि अब ऐसे रहता तो आप लोग कर लेते कि हाँ 5 दूना के 10 अब -1 बराबर 1, आंसर हो गया। या यहाँ पे दे दिया कि 10 -5 माइनस ये भागे 5 -2, तो अब क्या करेंगे, 5 दूना के 10, 2 निकल कर आ गया -2 यानी कि 0, ऐसे तुरंत सॉल्व कर लेंगे। तो बस यही प्रोसेस यही यहाँ पर भी है, बस डिजिट आप लोग का बड़ा कर दिया है। तो आप क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, कैसे, डायरेक्ट जब काटेंगे इसको तो 222 बेर में कटेगा, -222, ये 0 निकल कर आ गया, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। एकदम सेम वैसे ही प्रोसेस बताए हैं, 5 से काटिएगा पहले, क्योंकि ये देखिए जब काटते हैं तो लास्ट में अगर 0 या 5 संख्या है तो वो 5 से काट विभाज्य हो जाएगा, इसी तरह काटने का नियम है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देखिए 1/9, 1/21, 3/7, 12/63 को अवरोही क्रम में, क्या अवरोही क्रम में भिन्न प्रकार से लिखा जाता है। तो अवरोही क्रम में, तो अवरोही क्रम में सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, अवरोही क्रम में, जैसे कि मान लीजिए हम बता रहे हैं ये 3 हुआ, ये 5 हुआ, ये 1 हुआ, ये 7 हुआ, ये 2 हुआ। अब इसी संख्या को बोल देगा कि अवरोही क्रम में लिखिए, तो अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या 7 है तो पहले 7 लिखेंगे, फिर उसके बाद 5 है तो 5 लिखेंगे, फिर उसके बाद 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, यानी फिर 1। ये अवरोही क्रम में, यानी अवरोही में सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो यहाँ पे अवरोही क्रम लिखा है, तो ये आपको समझ में आ गया ऐसे। तो ऐसे ही भिन्न के रूप में दिया है, तो अब कहेंगे कि कैसे हम भिन्न के रूप में बताएं। तो आप लोग को एक सिंपल साधारण ट्रिक बता रहा हूँ, देखिए
1/9 हो गया और 1/21 हो गया। तो पहले इन दोनों में देखिए कौन बड़ा है। कैसे? तिर्य गुणा कर दीजिए। तो 21 का 1 में गुणा करेंगे 21 यहाँ पे हो जाएगा, और 9 का 1 में गुणा करेंगे 9 हो जाएगा। तो अब देखिए जो संख्या जहाँ बड़ी होगी वही बड़ी हो जाएगी। तो 21 का इसमें गुणा किए हैं, 21 एकम 21, 9 का इसमें किए हैं, 9 एकम 9। तो यहाँ पे 21 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया। तो कौन सी संख्या बड़ी है? 21 बड़ी है 9 से। तो जो संख्या बड़ी है उसके नीचे जो संख्या होगा वही बड़ी संख्या हो जाएगा। तो इस 21 के नीचे 1/9 है, तो 1/21 से बड़ा 1/9 हो गया। जैसे कि मान लीजिए 1/9 1/9 और क्या दिया है 1/21। तो 21 का गुणा 1 में करेंगे तिर्यक, 21 एकम 21, 9 का 1 में करेंगे 9 एकम 9। तो ये निकल कर आ गया बड़ी संख्या, क्योंकि 21 ये बड़ा है 9 से। तो 1/9 बड़ा हो गया किससे? 1/21 से 1/9 बड़ा हो गया। तो जब 1/9 बड़ा हो गया तो 1/21 को हम हटा देंगे। ये समझाने में आपको टाइम लग रहा है, तो इसमें टाइम कुछ नहीं है। तो अब 1/9 और 3/7 देखेंगे, इनमें कौन बड़ा, क्योंकि सबसे बड़ा खोजना है। 1/9 बड़ा हो गया, 1/21 छोटा हो गया इन दोनों में। तो 7 एकम 7 यहाँ पे हो जाएगा और 9 3 27 यहाँ पे हो जाएगा। तो अब देखिए बड़ा कौन निकला? 3/7 निकल कर आ गया, क्योंकि 27 ये बड़ा है। तो अब देखिए 1/9 छोटा हो गया किससे? 3/7 से। 3/7 से 1/9 छोटा हो गया, और 1/9 से छोटा 1/21 हो गया। तो अब बचा कौन सा संख्या? 12/63 बचा। तो जब 3/7 आपका ये है और 12/63, आज जब 63 से 3 से करेंगे तो यही संख्या ज़्यादा आएगी, और 12 सत्ते 84, और यहाँ से गुणा करें 3 तो लिखे 9 छत्री 189 आ गया। तो यानी कि 3/7 सबसे बड़ा हो गया। तो 3/7 सबसे बड़ा कहाँ हो गया? 3/7 इसमें है और इसमें है। तो अब देखेंगे 1/9। देखिए 1/9 क्या है? 12/63 से छोटा है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 12/63 बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और इन दोनों का हम लोग निकाले हैं कि 1/21 से बड़ा 1/9 तो है, ये है। ऐसे ही आप लोग देख लेंगे तिर्यक गुणा करके कौन बड़ा है कौन छोटा है, तुरंत एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक अंडे का द्रव्यमान लगभग 65 ग्राम है। देखिए यहाँ पे ग्राम में दिया है और आंसर किलोग्राम ग्राम दोनों में है। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। एक अंडे का द्रव्यमान लगभग 65 ग्राम है। कितना? एक अंडे का 65 ग्राम। ठीक। तो 2 दर्जन का, तो 1 दर्जन में 12 होता है, तो 2 दर्जन में 24 हुआ। 2 दर्जन में 24 हुआ। तो जब एक अंडे का 65 ग्राम, यानी कि मान लीजिए 65 रुपया हो गया, तो 24 अंडे का, तो 24 अंडे का 65 गुणे 24 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब एक अंडे का 65 है तो 24 का 65 के हिसाब से गुणा कर देंगे 24 से। तो 65 और 24 क्या? 65 और 24 गुणा करिए, 5 चौको 20 को 0, 2 हासिल। थोड़ा सा और ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे 65 हो गया और ये 24 हो गया। 5 चौको 20 को 0, 2 हासिल, 6 चौको 24 2 26 हो गया। अब फिर 5 दूना के 10 को 0, 1 हासिल, 6 दूना के 12 1 13। अब इसको जोड़ दीजिए 0 6 3 2 5 1। अब 1560 निकल कर आ गया। देखिए गुणा करना तो आप लोग को आना ही चाहिए, बस गुणा जोड़ घटाना भाग इतना तो आनी चाहिए। उसके बाद से हम हर एक प्रश्न को मुंह में, सिर्फ और सिर्फ गुणा जोड़ घटाना भाग आप लोग को आना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। बस बाकी हम सब सॉल्व करा देंगे, क्योंकि यहाँ पे पैडागोजी भी रहता है, कंटेंट भी रहता है। तो 1560 निकल कर आ गया। तो अब देखिए जब 1560 निकल कर आ गया तो ये ग्राम में निकल कर आया है। तो जब ग्राम में निकल कर आया है तो हम लोग क्या देखेंगे? किलोग्राम में बदलेंगे इसको। तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। तो जब 1000 इसमें से निकलेगा तो 1 किलोग्राम हो जाएगा, और बचेगा कितना? 560, यानी कि 560 ग्राम। तो यहाँ पे देखिए 0 नहीं लिखा है, दशमलव के बाद उतना ही होता है। तो 1.56 किलोग्राम ऑप्शन नंबर 2 हमारा
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए, निम्नलिखित में से क्या गणित की एक प्रयोगशाला की विशेषताओं को निरूपित करता है? निरूपित करता है, यह अनौपचारिक अन्वेषण के द्वारा गणित में आनंद लेने का स्थान है। बिल्कुल, यह अनौपचारिक अन्वेषण के माध्यम से गणित का आनंद लेने का स्थान माना जाता है, ऑब्जर्वेशन भी किया जाता है। अब देखिए बी क्या कह रहा है, यह प्रयोग के द्वारा गणितीय प्रमेय को सिद्ध करने का अवसर प्रदान करता है। देखिए यहाँ पे दिया है कि कौन सा निरूपित करता है, तो यहाँ पे गणितीय प्रमेयों को सिद्ध करने के अवसर तो प्रदान देता है, लेकिन क्या गणित की एक प्रयोगशाला की विशेषताओं के रूप में सिर्फ जाना जाएगा? तो नहीं, यहाँ पे विशेषता पूछा है। सी देख लेते हैं, यह कंजेक्चर बनाने और उनकी जांच करने और देखे गए पैटर्न का सामान्यीकरण करने का अवसर प्रदान करता है। बिल्कुल सत्य, यह अनुमान लगाने, उनका परीक्षण करने और देखे गए पैटर्न को सामान्य बनाने का अवसर प्रदान करता है। ए और सी हमारा सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हम तुरंत लॉक कर देंगे, ए और सी क्या हो जाएगा, हमारा सत्य हो जाएगा। ग्रेड देने के लिए काम नहीं करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बुनियादी स्तर के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2022 ने अमूर्त गणितीय अवधारणा के शिक्षण के समय निम्नलिखित घटकों के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो लिखित चिन्ह, अनुभव, बोलचाल वाली भाषा, चित्र। इसमें तो यार लिखित चिन्ह, अनुभव, अरे यार ये तो सारा सही है, लेकिन क्या कहा है घटकों पर, रुकिए नीचे देखते हैं क्या होता है। अच्छा अब समझ में, हम कहें कि ये तो सही है भाई, रूपरेखा के रूप में सब लोग आते हैं, ऑब्जर्वेशन, चित्र, अनुभव, लिखित चिन्ह, भाषा, बोलचाल, सब पॉजिटिव है। तो इसमें एक क्रम के अनुसार सजाना है। तो देखिए पहले कौन सा आएगा, तो पहले हम लेंगे अनुभव। अगर आपको अनुभव है तभी तो आगे आप बढ़ेंगे, क्योंकि जब व्यवहारिक अनुभवों या जोड़ तोड़ से शुरुआत करने से छात्रों को क्या होती है, अमूर्त गणितीय अवधारणा के साथ सीधे बातचीत करने की अनुमति मिलती है। तो पहले अनुभव होगा बी, उसके बाद से क्या होगा, अनुभव के बाद सी आएगा, बोलचाल वाली भाषा, देन उसके बाद आपका डी आएगा, चित्र, तब आप लिखित चिन्ह करेंगे। तो BCDA ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजू के पास प्रत्येक 20 लीटर वाले प्रत्येक 5 बर्तनों में तारपीन का तेल है। बिल्कुल सही है, ठीक है। उसने इसे 5 लीटर वाले 10 बर्तनों में, 2 लीटर वाले 10 बर्तनों में और बाकी को 1 लीटर वाले बर्तनों में भरा। तो 11 वाले बर्तनों की संख्या, देखिए 11 वाले बर्तनों की संख्या पूछी है। तो चलते हैं देख लेते हैं। देखिए 20 लीटर कंटेनर में होता है, ठीक है। तो क्या है कि कुल तारपीन का तेल, तो 5 गुणे 20 कर देंगे। देखिए राजू के पास 20 लीटर वाले 5 बर्तन में तारपीन का तेल है, तो पहले गुणा कर देने, कितना होगा, टोटल 100 हो गया, ठीक। 20 25 100, क्योंकि 5 लीटर वाले प्रत्येक 5 बर्तनों में तारपीन का तेल है। तो 20 25 100, तो यहाँ पे 100, यहाँ पे आप माइंड में याद रखिए, ठीक, 100 हो गया। उसके बाद यह 5 लीटर वाले 10 बर्तन, तो 5 लीटर वाले 10 बर्तन कितना हो गया, 10 पचे 50, ठीक। टोटल तो 100 है। अब अलग से 5 लीटर 10 बर्तन और 2 लीटर 10 बर्तनों में, 2 लीटर 10 बर्तनों में 10 दूना के 20, 1 लीटर वाले बर्तनों में भरा बाकी। तो यानी कि ये कितना हो गया, 50 20 70। तो जब 70 हो गया, टोटल 100 है, तो -70 घटाएंगे तो कितना आ गया, 30 आ गया। यही हमारा बाकी 1 लीटर वाले 30 बर्तनों के लिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। बस ऐसे ही तो करना है, जैसे ही क्वेश्चन कर रहा है वैसे ही आप करते चले जाइए। अब देखिए 22 HM डैम बराबर है, यानी कि हेक्टामीटर डेकामीटर। तो देख लेते हैं कौन सा इसमें है, हेक्टामीटर डेकामीटर कितना क्या है। 1 हेक्टामीटर बराबर कितना होता है पता है, 1 हेक्टामीटर बराबर आपका होता है 100 मीटर। 100 मीटर, क्योंकि आंसर में आप लोग का मीटर दिया है तो मीटर में बदलेंगे।
और 1 डेकामीटर बराबर होता है 1 डेकामीटर बराबर होता है 10 मीटर। ठीक, तो याद रखिएगा कि 1 हेक्टामीटर बराबर 100 मीटर, 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। 22 हेक्टामीटर, तो जब 22 हेक्टामीटर है तो 1 डेकामीटर 1 हेक्टामीटर 100 मीटर, तो 22 हेक्टामीटर, तो 22 गुणे 100 करेंगे तो 2200 हो जाएगा मीटर। अब प्लस 8 डेकामीटर, जब 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर होता है तो 8 डेकामीटर 10 वाटे 80 हो जाएगा, तो यानी कि 80 मीटर, तो 2280 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि तीसरा नहीं, 2280 किसमें है? ऑप्शन नंबर 4 में है। 2280 ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुज के दो कोण 50 डिग्री और 30 डिग्री है, तब त्रिभुज का तीसरा कोण है। तो देखिए एक त्रिकोण में सभी समांतर कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो जब दो कोणों का योग दे दिया है 50 और 30, पहला 50 दूसरा 30, तो इन दोनों को आप लोग जब आपस में जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। और जब 80 हो जाएगा तो तीसरा कोण का मान पूछा है, तो 180 होता है तीनों कोण का योग। तो 180 में से जब हम 80 घटाएंगे तो 100 हमारा निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें दिया है क्या, देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ये हर बार ऐसा क्वेश्चन ट्रेंड करता है। तो देखिए अंकों 5, 1, 0, 3, 9 और 6 से बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या का अंतर है। तो 6 अंकों की संख्या का अंतर है, तो देख लेते हैं। देखिए इसमें आप लोग को सबसे पहले करना क्या है, सबसे छोटी संख्या जो है उसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे और फिर से सबसे बड़ी संख्या वाला जो है उसको भी आरोही क्रम में। क्वेश्चन दिया है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या का अंतर, तो सबसे छोटी संख्या पहले आरोही क्रम में, फिर सबसे बड़ी संख्या को आरोही क्रम में। तो देखिए ये कितनी संख्या है, 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो पहले आरोही क्रम में लिख रहे हैं हम। तो आरोही क्रम में लिखेंगे सबसे छोटी संख्या, देखिए 1, फिर उसके बाद 2 आएगा, फिर से उसके बाद 3 आएगा, फिर से उसके बाद 5 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा। अब आप लोग कहेंगे कि सर सबसे छोटी संख्या 0 है, तो हम आप लोग को बता दे रहे हैं जब आरोही क्रम में लिखने की बात आती है और उस अंक में यानी कि उस संख्या में 0 है, तो सबसे पहले 0 नहीं रखते हैं, क्योंकि जब 0 रख देंगे सबसे पहले तो वो क्या करेगा, 5 अंक हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहीं पे हम क्या कर दीजिए, यहीं पे 0 पहले लिख दीजिए, 1 3 5 6 9, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये माना गया है कि जब सबसे छोटी संख्या आरोही क्रम 0 से स्टार्ट होती है, कई है तो 0 पहले नहीं लिखते हैं, एक अंक लिखने के बाद उसको लिखते हैं। तो ऐसे आरोही क्रम आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं आरोही क्रम में, तो सबसे बड़ी संख्या 9 हुआ, 6 5 3 1 0 हो गया। अब इन दोनों का अंतर का गणना करेंगे तो कितना आएगा, अंतर करिए इन दोनों का तो कितना निकल कर आएगा, 9 6 5 3 1 0। इसमें से जब इसको घटाएंगे तो 0 में से 9 10 में से 1 गया, 4 आएगा यहाँ पे, और उसके बाद 7 6। तो जब इसको घटाएंगे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, 8 6 1 7 4 1 निकल कर आएगा। तो आप देखिए कि किस ऑप्शन में है ये, 8 हुआ, 6 हुआ, 1 7 4 1, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा लॉक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो दोस्त, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेट मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप लोग का वीडियो अच्छा कैसा लगा। तो
आप लोग के लिए इसी तरह रेगुलर क्लास चलती रहेगी। बस आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और सही समय पर नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंचता रहेगा। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। 43, 47, 53, 59 67, 71, 73 में लुप्त संख्या क्या है? देखिए ये जितनी संख्याएं हैं सब ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्या इसमें से कौन सी है? आप देखिए 65 तो है नहीं, 63, 60 ये सब है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं से कटे और एक से कटे। तो 61 क्या है? 61 किसी और संख्या से नहीं कटेगी, सिर्फ एक से कटेगी और 61 से ही कटेगी। वही अभाज्य संख्या कहलाती है जो स्वयं से और एक से कटे। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्याएं दी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।